नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कुंभ मेले पर लगातार कोरोना का संकट मंडराता जा रहा है। बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज कुंभ मेले क्षेत्र में बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। तो वहीं हरिद्वार स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधु संत कोरोना संक्रमित पाए गए। साधु संतों को मेला स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया है और साथ ही हरिद्वार के गणेशपुरम में एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचना शायद लाजमी ही था। लिहाजा गणेशपुरम कॉलोनी को पूरी तरह से सील भी कर दिया गया। मेला स्वास्थ्य विभाग लगातार उत्तराखंड और हरिद्वार बॉर्डर पर कोरोना की टेस्टिंग करा रहा है, मगर बावजूद इसके कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 300 मरीज तो पिछले 24 घंटे के अंदर ही मिल चुके हैं और आने वाले 25-26 दिन महाकुंभ के और भी बाकी हैं। और इसमें महाशिवरात्रि के मौके पर 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान भी किया जाना है और इस पर शाही स्नान में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। और अगर ताजा माहौल ये है तो महाकुंभ पर कोरोना का साया मंडराता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर महाकुंभ में मेला अधिकारी दीपक रावत और स्थानीय प्रशासन कैसे इतनी बड़ी चुनौती से निपटा पाएंगे। होटल व्यवसाय तो पहले से ही बहुत कम चल रहा था और जैसे नई नई गाइडलाइन आ रही है उसके बाद तो आशाएं और खत्म हो चुकी हैं। जैसे कि मेले से पहले ट्रेनें नहीं चलेंगी, यात्री नहीं आ पाएगा, तो होटल चालक क्या करेंगे, क्या संचालन करेंगे और क्या कमाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे। होटल व्यवसाय तो पहले से ही बहुत कम चल रहा था और जैसे नई नई गाइडलाइन आ रही है उसके बाद तो आशाएं और खत्म हो चुकी हैं। जैसे कि मेले से पहले ट्रेनें नहीं चलेंगी, यात्री नहीं आ पाएगा, तो होटल चालक क्या करेंगे, क्या संचालन करेंगे और क्या कमाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे। होटल व्यवसाय तो पहले से। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां मायापुर स्टेडियम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी और कुंभ मेला प्रशासन ने अधिकारियों के बीच आपदा प्रबंधन को लेकर मीटिंग की है, जिसमें कुंभ मेला के दौरान अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसको किस तरीके से कुंभ प्रशासन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी संभालेंगे। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिनमें अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसे किस तरीके से निपटा जाएगा, इसके बारे में बातचीत की गई है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे, उनको बुलाया गया था, समझाया गया कि अगर आपदा की सिचुएशन आती है मेले में अलग अलग परिस्थितियों में तो उसको किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार के ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके लिए होने चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, और इसकी अभी भविष्य में मॉक ड्रिल भी प्रस्तावित है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं स्ट्रेट हेड मनीष उत्तराखंड से। मनीष, लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, 300 मरीज 24 घंटे के अंदर ही संक्रमित हो चुके हैं और ऐसे में अभी 25-26 दिन बाकी है। मनीष, क्या लगता है, क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है महाकुंभ में? आप बिल्कुल सुधी ये बता दें कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है अधिकारी तौर पे भी और संतों के द्वारा भी। इस समय महाकुंभ हरिद्वार के अंदर जो मेला है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, चल रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कोरोना। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना ने दस्तक दी है और जिस तेजी से दी रही है उसमें चिंता का बहुत विषय है। जबकि प्रशासन की अगर हम बात करें कि उसने क्या सिस्टम कर रखे हैं अपने, तो प्रशासन ने भी जो बॉर्डर है बॉर्डर पे सख्ताई कर दी गई है। जो श्रद्धालु है वो 72 घंटे की नेगेटिव जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेकर के आए, इसके लिए सख्ताई बहुत जारी है। और अगर हम बात करेंगे अगर उत्तराखंड की जो बॉर्डर है, जो भगवानपुर की तरफ बॉर्डर है, जो नाहरकंड की तरफ है, उधर जो शामपुर की तरफ, जो चिड़ियापुर की तरफ बॉर्डर है, यहाँ पर सख्ताई बिल्कुल कर दी गई है और श्रद्धालुओं से बिल्कुल चेकिंग की जा रही है। अगर हम बसों के अंदर भी जो यात्री आ रहे हैं उनको भी चेक करा जा रहा है कि उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है। इसके अलावा अगर सुरभि हम बात करें तो जगह जगह प्रशासन ने व्यवस्था तो कर रखी है कि टेस्टिंग करी जाए, क्योंकि टेस्टिंग करने से ही पता चलता है कि किस तरह का माहौल कहाँ पर है। क्योंकि जब तक टेस्टिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी तो पता नहीं चल पाएगा कोरोना की स्थिति यहाँ पर क्या है। इसके लिए भी अगर हमने जो बैरागी जो संत है या और जो अखाड़ों के संत है वहां पर टेंट लगाने शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कि साधु संतों की भी जो कोरोना जांच की जा सके। उसके बाद एक वैक्सीनेशन का दौर जारी होगा जिससे कि साधु संतों को भी वैक्सीनेशन तेजी से लगाई जा सके, जिससे कि जो महामारी है कुंभ क्षेत्र के अंदर फैलने से रोकी जा सके। मनीष, प्रशासन के सख्ताई बरतने से कुछ नहीं होगा क्या? महाकुंभ में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आपको दिख रहे हैं? क्या उन्होंने मास्क पहना हुआ है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का श्रद्धालुओं द्वारा पालन किया जा रहा है? मनीष,
सुरभि बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बहुत बड़ा मेला है और श्रद्धालु जिस तरीके से आ रहे हैं हरिद्वार, धर्म नगरी हरिद्वार के अंदर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये लोगों को समझना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंस और मास्क जरूर पहने, पर कहीं ना कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कोई डिस्टेंस भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो भीड़ है, भीड़ में कोई डिस्टेंस बन ही नहीं पाएगी सुरभि किसी भी तरीके से, क्योंकि जिस तरह के श्रद्धालु आ रहे हैं हरिद्वार के अंदर, ये जो सोशल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। रही मास्क की बात, तो मास्क लोगों ने लगा रखा पर इतने अवेयर नहीं है। जब तक जनता अवेयर नहीं हो पाएगी, जब तक इसको कोई भी प्रशासन भी इसको रोक नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं महाकुंभ पे एक बहुत बड़ा खतरा है सुरभि। जी बिल्कुल मनीष, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से स्ट्रेट हेड मनीष। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तराखंड से के हरिद्वार से ही है, जहां कुंभ मेले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार दौरे पर है। आपको बता दें आज उनका कुंभ नगरी में दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत सुबह हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें इससे पहले मोहन भागवत ने धर्मनगरी हरिद्वार में कई घंटों का लोकार्पण भी किया और हरिद्वार में स्थित दिव्य प्रेम मिशन के कार्यक्रम में भी शिरकत किए थे। दौरों को लेकर पुरोहित उज्जवल पंडित ने कहा है कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और सभी लोगों के मन में रहता है कि वो इस समय मां गंगा के आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाए। संघ प्रमुख ने भी यही काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी अपने सभी उत्तराखंड के संघ के साथियों के साथ गंगा स्नान किया। श्री गंगा सभा द्वारा उनका स्वागत किया गया, गंगा जल भेंट की गई एवं आचार्य अमित शास्त्री जी द्वारा उनको गंगा पूजन किया गया। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जिसके बाद उन्होंने वहां कोरोना का टीका भी लगवाया। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। कोरोना संक्रमण का दर तेजी से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए ही सीएम योगी ने कोरोना का टीका लगवाया है। तो वहीं बीजापुर नक्सली हमले में शहीद यूपी के 2 जवानों की शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है। आपको बता दें इस नक्सली हमले में अयोध्या निवासी श्री राजकुमार यादव और चंदौली के निवासी श्री धर्मेंद्र कुमार शहीद हुए थे, जिनके नाम पर उनके पैतृक गांव की सड़क बनेगी और शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और साथ ही साथ परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो वहीं बसपा ने लखनऊ जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बसपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर ने रविवार को यह सूची जारी की। लिस्ट के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से शशिपाल, वार्ड नंबर 4 से वीरेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 5 से पुष्पा रावत, वार्ड नंबर 6 से आशीष रावत को उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह वार्ड नंबर 8 से संतोष कुमारी, वार्ड नंबर 9 से अनिल कुमार, वार्ड नंबर 10 से आरती कश्यप, वार्ड नंबर 11 से मोहम्मद यूसुफ, वार्ड नंबर 12 से कुमुद सिंह, वार्ड नंबर 13 से नीतू रावत, वार्ड नंबर 14 की बात की जाए तो वहां से मोहम्मद रिजवान, वार्ड नंबर 17 से सरिता को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही साथ वार्ड नंबर 19 से अमरेंद्र भारद्वाज, वार्ड नंबर 20 से विनोद वर्मा, वार्ड नंबर 21 से धर्मेंद्र कुमार और वार्ड नंबर 25 से महादेव यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने, बसपा ने, बीएसपी ने ये पहली सूची जो है वो जारी की है। 16 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। बसपा द्वारा बीएसपी ने ये पहली सूची जारी की है। किस वार्ड नंबर से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं उनका नाम अब उजागर हो गया है। वार्ड नंबर 8 से संतोष कुमारी है, वार्ड नंबर 9 से अनिल कुमार है, वार्ड नंबर 12 से कुमुद सिंह है, वार्ड नंबर 13 से नीतू रावत है, वार्ड नंबर 14 से मोहम्मद रिजवान है, वार्ड नंबर 19 से अमरेंद्र भारद्वाज है, वार्ड नंबर 20 से। तो ये पूरी सूची आ चुकी है अब बीएसपी के द्वारा।
तो वहीं पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी चल रही है। उससे पहले बाराबंकी से लाई गई मुख्तार अंसारी के लिए इस्तेमाल होने वाले एम्बुलेंस रोपड़ के पास एक ढाबे पर देखी गई है। आपको बता दें, इस एम्बुलेंस के साथ अंसारी के गुर्गों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। कहा जा रहा है कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी का बाहुबली विधायक पिछले दिनों मोहाली कोर्ट में पेश हुआ था और इस दौरान ही उसे जिस यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट लाया गया था वो निजी एम्बुलेंस निकली। अब यही एम्बुलेंस पंजाब के रोपड़ के पास एक ढाबे पर मिली है। यह एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली है और बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के मामले की जांच के लिए रविवार को ही बाराबंकी पुलिस भी पहुंच चुकी थी। यूपी पुलिस के आने से पहले ही अंसारी के गुर्गे उस एम्बुलेंस को खुर्द-बुर्द करने में भी लग गए थे। हालांकि शायद पुलिस के आने की सूचना पर आरोपियों को पहले ही मिल गई होगी, इसीलिए शायद यही वजह रही कि ढाबे पर ही एम्बुलेंस को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के बांदा की, जहां पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाए जाने के बाद बांदा पुलिस टीम पंजाब के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस और ब्रज वाहन सहित करीब 20 गाड़ियों की काफिला पंजाब रवाना हुआ है। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के बांदा की, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी को लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। मुख्तार अंसारी के लिए अब 20 वाहन का जो काफिला है उन्हें लाने के लिए पंजाब रवाना हो चुका है। तो बांदा पुलिस मुख्तार को लेने के लिए पंजाब रवाना हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस और ब्रज वाहन सहित करीब 20 गाड़ियों के काफिले को पंजाब के लिए रवाना किया गया है। ये टीम 840 किलोमीटर का सफर तय करके 16 से लेकर 18 घंटे में रोपड़ जेल पहुंचेगी। तो बहुत जल्दी ही अब मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो कयासों का दौर था कि कब तक मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल में शिफ्ट किया जाएगा, अब उन सभी बातों पे अल्प विराम लग गया है, क्योंकि यूपी की तरफ से, यूपी बांदा की तरफ से पुलिस की जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। 20 वाहन है इसमें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आसिफ। आसिफ, बहुत जल्द ही ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मुख्तार अंसारी जो है वो यूपी के जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? आपको बताना चाहूंगा, जनपद बांदा से सुबह से ही इस चीज को लेकर के गहमा-गहमी है, जो कि आईजी के सत्यनारायण के निर्देशन से टीम सुबह जनपद बांदा से रोपड़ जेल के लिए पंजाब के लिए रवाना हुई थी और जिससे 2 सर्किल सीओ रैंक के अधिकारी हैं एवं लगभग 80 कांस्टेबल बताए जा रहे हैं और वज्रवाहन के साथ में यहाँ से सिपाही रवाना हुए हैं, जो कि पंजाब के रोपड़ जेल पर लेने के लिए मुख्तार अंसारी को गए हैं। जी कासिफ, ऐसे में कहा जा रहा है कि 16 से लेकर 18 घंटे में ये जो टीम है वो पंजाब के रोपड़ जेल पहुंच जाएगी और उसके बाद कब तक उन्हें यूपी के जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा? जी आपको बता दें कि यहाँ से रोपड़ जेल की दूरी समथिंग लगभग 800 किलोमीटर बताई जा रही है जी। वहाँ जाने और आने में समथिंग लगभग 24 से 26 घंटे का टाइम अनुमानता बताया जा रहा है। लगभग परसों सुबह 6 से 8 के बीच में टाइम निर्धारित किया गया है कि संभवतः पुलिस प्रशासन मुख्तार को लेकर के मंडल कारागार आ सकती है। मतलब पुलिस की पूरी तैयारी है इस बारी, कहीं कोई तैयारी में चूक ना हो जाए, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तैयारी है। हाँ, के सत्यनारायण आईजी के निर्देशन से पूर्ण रूप से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर लेड़ा बांदा की सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्ण रूप से पुलिस मुस्तैद है। चप्पे पर मंडल कार्यालय में कारागार से एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जिससे सुरक्षा कर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल कासिफ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कासिफ। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को अब बहुत ही जल्द यूपी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बताते चले कि एक टीम 840 किलोमीटर का सफर तय करके 16 से 18 घंटे में रोपड़ जेल पहुंच जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अब हरदोई की, जहां कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य पद पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे एक शख्स को देखकर हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें, शख्स करीब 500 ग्राम और 25 लाख से अधिक के सोने का जेवर पहना हुआ था। बताया जा रहा है कि नामांकन के लिए आए इस युवक को देखकर हर कोई दंग रह गया था। सोने के जेवरों के शौकीन राजेश मिश्रा ने कहा है कि वर्ष 2005 से ही वो लगातार इतना सोना पहन रहे हैं। वो हरपालपुर से पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। बहरहाल पत्नी के नामांकन में आए राजेश मिश्रा इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजेश मिश्रा पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीजेपी से हैं और हरपालपुर तृतीय से मेरी पत्नी ने चुनाव लड़ रही है भाजपा से। ये जो आपके गले में है क्या है? सोना है, चांद पीतल है, क्या है? सोना है। इसका पहनने का कोई कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ये शौक है, शुरू से पहनते हैं। कितना वजन होगा लगभग इसका? लगभग 500 ग्राम। राजेश मिश्रा पूर्व। खबर यूपी के बदाऊं से, जहां तहसील दादागंज के ग्राम गौतरा और सथरा के ग्रामीण ने तहसील प्रशासन पर गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और काटने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिले के आलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री से भी की है। लोगों का कहना है कि तहसील प्रशासन ने एक पक्ष से मिलकर दूसरे पक्ष का नाम फर्जी तरीके से बढ़ा दिया और दूसरे पक्ष के नाम गलत तरीके से काट दिए। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी अधिकारियों को दी है और जिसके बाद शिकायत के बाद जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। हम 17 से जो फर्जी वोटों का मामला सामने आ रहा है, क्या मामला है? 117 फर्जी वोट जो है वहाँ जो माफिया हिस्ट्री सीटर राकेश गुप्ता और राजेश गुप्ता हैं, उनकी मिलीभगत से जो है हमारे पारसनाथ मौर्य जो SDM है और राजकुमार सिंह नायब तहसीलदार हैं और BLO मनोज के साथ मिलकर के और अब बहुत बड़ी आर्थिक साज करते हुए इन्होंने 117 फर्जी वोटों को बनवाने में अंजाम दिया। मेरे यहाँ पर समाजवादी के निवर्तमान प्रधान ने तहसील प्रशासन के कर्मचारियों SDM से मिलके पैसे का लेन देन करके बिना BLO की रिपोर्ट के वोटों को बढ़ा दिया गया। जब शिकायत में जांच करने के बाद हमने कहा शिकायत की तो उन्होंने कहा जांच कराएंगे। जांच करा के लेखपाल ने रिपोर्ट भी दी कि 41 वोट फर्जी हैं, 44 वोट जो कटे हैं सही हैं, लेकिन रिपोर्ट रख के भेज गए। मैंने कई बार मिलने की कोशिश करी के मैंने बात भी की। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के गौतम बुद्ध नगर की, जहां राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने एक बाइक बोट घोटाले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, जिले की कासना पुलिस ने 3.5 करोड़ के घोटाले में आरोपी विशाल कुमार की करीब 2.7 करोड़ रुपए की संपत्ति मेरठ में जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सभी आरोपियों से 103 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का भी ब्यौरा दिया था। पुलिस आयुक्त महोदय, विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार आज मवाना के रहने वाले विशाल भारद्वाज, जो कि बाइक बोट प्रकरण में अभियुक्त है, उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। उसकी मवाना में 2 मकान हैसुमा और हुमायूंपुर गांव में 14.5 बीघा जमीन, लागत कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राज्य हित में कुर्क की गई है और बाइक बोट से संबंधित अन्य अभियुक्तों की भी प्रॉपर्टी की। खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है, तो वहीं पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पंचायत चुनाव को सकुशल करवाने के लिए पुलिस ने चौकीदार को जागरूक किया। आपको बताते चले, चौकीदार को पंचायत चुनाव की सुरक्षा देते हुए कहा गया है कि अगर कोई अराजक तत्वों या कोई चुनाव करवाने में बाधा डालता है तो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी जाए। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां अवैध शराब पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ अवैध शराब का हब बन गया है और यहां अवैध शराब का धंधा जोरों पर है।
पिछली सरकारों में अवैध शराब के धंधे में ऊपर के लोगों का संरक्षण भी था, वहीं योगी सरकार में किसी की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अच्छे काम कर रहे पुलिसकर्मियों की भी पीठ थपथपाई जा रही है। और साथ ही प्रतापगढ़ में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई से जहरीली शराब के सौदागर पकड़े जाएंगे तो ये काला कारोबार बंद होगा। आपको बता दें चले कि बीते दिनों के भीतर ही प्रतापगढ़ पुलिस ने कंडा इलाके में 3 अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए तकरीबन 10 करोड़ रुपए से अधिक की शराब और उपकरण बरामद किए हैं। और साथ ही साथ पुलिस ने इस दरमियान शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। देखिए, प्रतापगढ़ शराब के गलत व्यवसाय का हब बन गया है और पूरे प्रतापगढ़ में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। मुझे खुशी है कि प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षक, जिसमें प्रतापगढ़ जिले में पिछले 10 दिनों में हमारी पुलिस ने बहुत ही प्रभावी, बहुत ही बेहतर ढंग की कार्रवाई शराब माफियाओं के खिलाफ शुरू की है और उसमें कामयाबी हासिल हुई है। मैं अपने जनपद के पुलिस के प्रयास की मैं सराहना करता हूं और मुझे तो लगता है कि जिस निष्ठा से गलत शराब व्यवसाय पर पुलिस का शिकंजा कसा है, उसमें प्रतापगढ़ के अन्य भागों में भी जो इस तरह के शराब तस्कर हैं, जहरीली शराबों के सौदागर हैं, ये सब पकड़े जाएंगे और सारा ये काला धंधा बंद होगा। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कोविड अस्पताल की लचर व्यवस्था सामने आई। आपको बता दें कोरोना काल के दौरान जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस लापरवाही के कारण कोरोना मरीज घंटों अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस में तड़पता रहा। लेकिन आपको बताते चले कि अस्पताल के अंदर बैठे डॉक्टर ने मरीज को देखने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बाहर कोविड की मरीज घंटों तड़पता दिखाई दे रहा है। बताते चले इस मामले को अब संज्ञान में ले लिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां नरसिंहानंद के खिलाफ एएमयू छात्रों ने मार्च निकाला है। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि एएमयू छात्र नेता फरहान जुबेरी की अगुवाई में पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा को लेकर विवादित बयान देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं इस दौरान कहा यह भी गया है कि छात्र संघ ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें फरहान ने कहा कि हमारे नबी के बारे में विवादित बयान देने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, उनके लिए कानून बनाया जाए ताकि कोई इस तरह के बयान ना दे सके। 2021 को श्री नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब पर ये पैगाम इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसको लेकर आज नाज़िम एएमएन के हैं, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जो शांतिपूर्वक आज ज्ञापन ले लिया गया है और ये लोग अपने घर को जा रहे हैं। ये लड़कों ने एक मेमोरेंडम दिया है जो अभी आपने सुना होगा रिसेंटली, स्वामी नरसिंह राव ने एक स्टेटमेंट दिया है जो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्निटी और स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के उस स्टेटमेंट से बहुत ही एजिटेटेड फील कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फीलिंग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस मेमोरेंडम के थ्रू करने की कोशिश किया है और उन्होंने डिमांड किया है जो स्टेटमेंट कंटेम्प्चुअस स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल टोटली गलत है और इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हिंदुस्तान के कानून के एतबार से की जाए। देखिए सीधी सी बात है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस मनूस ने, जिस 2 कौड़ी के इंसान ने जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, उसने जो अनाप शनाप बोला है उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एक एहतजाज दर्ज किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम के थ्रू ये कहा है, उनसे दरख्वास्त की है कि इस इंसान को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग किसी भी धार्मिक
किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, किसी भी धार्मिक या धर्म गुरु या फिर नबी या फिर कोई भी मतलब जो जिन लोगों पे हमारा फेथ है उन लोगों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं तो उन लोगों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इस तरीके से किसी के करने पर कोई हिंसा ना भड़के, क्योंकि इस तरीके। अगली खबर यूपी के रामपुर से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने 32 लाख रुपए की शराब के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर से सूचना के मिलने के बाद ही पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोग भागने में भी सफल रहे। पुलिस आगे 3 अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिला। आपको बता दें, पूरा मामला सेक्टर 57 के पास का है, जहां पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बताते चले, इस दौरान पुलिस ने दिल्ली का चर्चित दुर्गेश गैंग का एक्टिव मेंबर अमित को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दौरान पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, 11 मोबाइल और 2 तमंचा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिला है और इस दरमियान पुलिस ने एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के नोएडा की। चेकिंग के दौरान इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव। सतीश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? कहा जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस को ये जो कार्रवाई थी वो देखने को मिली। जी बिल्कुल, सुबह बताऊंगा। ये नोएडा के सेक्टर 58 का मामला है, जहां पर चेकिंग के दौरान पर सुबह मुठभेड़ हो जाती है सेक्टर 58 पुलिस की। आपको बता दें कि ये जो जिन बदमाशों के सामने मुठभेड़ हुई है, ये बदमाश जो है सुबह मॉर्निंग वॉक करते जाते समय, जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, उनके साथ में चेन स्नैचिंग जैसे लूटपाट का मामला होता रहता था। इसके लिए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके इन बदमाशों को मुठभेड़ में मारा थी। बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश श्रीवास्तव। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।